जेकर तुहानू खंघ, जुकाम ਜਾਂ बुखार ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मालेरकोटला को जिला घोषित करने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए ट्वीट को पंजाब में सांप्रदायिक बवाल खड़ा करने की शर्मनाक कोशिश करार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कैप्टन ने कहा कि योगी को पंजाब के मामलों से दूर ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी की विभाजनकारी और विनाशकारी सरकार के मुकाबले पंजाब में बहुत बढ़िया माहौल है। कैप्टन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीते 4 सालों से बीजेपी सरकार ने सांप्रदायिक विवादों को ही आगे बढ़ाया है उत्तर प्रदेश के मुकाबले, और उन्होंने कहा कि पंजाब ज्यादा बेहतर स्थिति में है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट कर मालेरकोटला को जिले का दर्जा देने को कांग्रेस की विभाजनकारी नीति का प्रतीक बताया था। इस पर भड़के कैप्टन ने सवाल किया कि वो क्या जानते हैं पंजाब के सिद्धांतों या फिर मालेरकोटला के इतिहास के बारे में। मालेरकोटला का सिख धर्म और गुरु साहिबान से रिश्ता बहुत पुराना है और हर पंजाबी ये जानता है। वो भारतीय संविधान को क्या समझते हैं जिससे उत्तर प्रदेश में उसकी ही सरकार द्वारा रोज बेरहमी से कुचला जाता है। योगी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कैप्टन ने कहा कि योगी सरकार और बीजेपी के सांप्रदायिक नफरत फैलाने के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसी टिप्पणियां बेतुकी और बेबुनियाद हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल ने भी इसको लेकर योगी सरकार पर जोरदार हमला किया है। देखो, साडी जोगी जी नूं मुख मंत्री साहब नूं अपील है कि तुसीं जिहड़ी तुहाडी पार्टी है भाजपा, तुसीं ਜਿਹੜੇ सूबे 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ यूपी 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸੂਬਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੰਦਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ सैकड़े हज़ारां सालों तो लोगों च भाईचारा लोग इकट्ठे रहंदे आउंदे आ। सो साडा जिहड़ा भाईचारा वो तुसीं खराब करन दी, सूबे की शांति नूं भंग करन दी कोशिश ना करो। बाकी ये करोना टाइम चल रहा है, तुसीं आपदे सूबे वल झाती मारो, उत्थे की चल रहा है। तुहाडे गंगा नदी के किनारे रोज हज़ारां लाशां आउंदियां, तुसीं उन्हां वल ध्यान दिओ, अपने सूबे वल जिहड़ा ध्यान दिओ। इदां दी बेतुकी बयानबाजी करके पंजाब दे माहौल नूं खराब करन दी कोशिश ना करो। उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री योगी साहब का मलेरकोटले नूं जिला बनाने के संबंध में जो ट्वीट आया ये बहुत ही मनभागा है। वैसे तो एक सूबे के मुख्यमंत्री नूं दूजे सूबे के प्रशासनिक काम के फैसले के वैसे ही दखलअंदाजी शोभा नहीं देती, पर जे मलेरकोटले के जिला बनने के उत्ते योगी साहब नूं इतराज है और वो भी इस करके कि शायद किसी एक धर्म के लोगों को खुश करने वास्ते जिला बनाया गया, तो मैं समझदा उन्होंने गलत फहमी है। उन्होंने मलेरकोटले का इतिहास जोड़ा वो एक बार पढ़ना चाहिए। शेर मुहम्मद खां मलेरकोटले के जोड़े नवाब से जिस तरीके उन्होंने हाँ का नारा जोड़ा सरहद जदों छोटे साहिबजादियां शहीद करने का फैसला हो रहा सी, मारिया सी, उहदे करके
ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ जगतार सिंह भुल्लर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। जगतार सिंह भुल्लर, आखिरकार ये मामला क्या है, क्यों आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर सीएम कैप्टन नाराज दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी के मनों और दिलों में जिस हिसाब से मिनॉरिटी को लेकर वो हमेशा जहर घोलती आ रही है, और योगी आदित्यनाथ को खुद को कह सकते कि इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि उन्होंने अभी तक कई नाम बदल दिए हैं। तो एक स्टेट दूसरी स्टेट में दखल नहीं देना बनता नहीं है, क्योंकि आप वो पंजाब में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, तो यूपी के मुख्यमंत्री को कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, और अगर यूपी में कुछ हो रहा है तो पंजाब को इसका कोई दर्द नहीं होना चाहिए। हर स्टेट का अपना अपना अधिकार है, देश का संविधान देता है। आज योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वहाँ धर्म के आधार पर जिला बनाएंगे, जिससे सरासर गलत है, और यही कह रहे कि पंजाब में दलितों को हिंदू बनाना, किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो फिर उस जो स्टेटमेंट दे रहे कि क्या वो बीजेपी की वो सबकी स्टेटमेंट एक है। रही बात, देखिए ये मलेरकोटला और सिख समुदाय का इतनी पुरानी सदियों पुरानी सांझ है, और ये नहीं कि वहाँ मुसलमान लोग रहते हैं वो उसको डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, वहाँ हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ सिख लोग रहते हैं, वहाँ ईसाई लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं। और मलेरकोटला की तो एक आपसी शान है, और पंजाब एक वाहिद सूबा यहाँ कभी भी जात पात के नाम पे, धर्म के आधार पे दंगे नहीं हुए। गुजरात में तो जात पात के आधार पे दंगे हुए, यूपी में दंगे हुए, लेकिन पंजाब में हमेशा तमाम जितने भी जात पात के लोग हैं, जितनी भी बरादरी है, वो आपकी भाई बंधु के तौर पे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो योगी आदित्यनाथ का जो ट्वीट है उसका श्रोमणी अकाली दल ने भी बुरा मनाया, और आम आदमी पार्टी ने और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये सरासर गलत है। वो खुद योगी आदित्यनाथ गंगा कितनी महंगी हो चुकी है, कितनी हर रोज वहाँ डेड बॉडी जा रही है, उन पे ध्यान दे, ना कि पंजाब से ध्यान पे। और पंजाब से हमेशा सुबह से लेकर शाम तक सरबत के भले की आवाज उठती रहती है। गुरु नानक देव जी का जो उपदेश चलता रहता है, तो वो खुद के स्टेट का ख्याल रखे, पंजाब में छोड़ दे। और पंजाब में ऐसी कोई बात नहीं है। और जो पहले योगी आदित्यनाथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला, पहले योगी आदित्यनाथ को ये भी पंजाब का पिछोकड़, पंजाब के मलेरकोटला सिख समुदाय का जो आपसी सांझ, वो पहले पढ़ लें, उसके बाद उनको टिप्पणी करनी चाहिए थी। लेकिन ये पूरे विवाद को अगर हम और आसानी से समझने की कोशिश करें कि मलेरकोटला का क्या इतिहास रहा है, कम शब्दों में अगर आप बताने की कोशिश करें ताकि दर्शक भी समझें, क्योंकि एक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से इस तरह की बात कह रहा है, यकीनन इसके पीछे कोई बड़ा विवाद होगा। नहीं, कोई विवाद नहीं। देखिए, जो बीजेपी के तमाम जो लीडर हैं, उनके मन और दिल की जो नीयत है वो स्पष्ट हो चुकी है। कितनी वो मिनॉरिटी के प्रति उनके मन और दिल में जहर भरे पड़े, जहर से भरे पड़े। तो ये मलेरकोटला जब दसम पातशाह के छोटे साहिबजादे को सरहंद के सूबा वजीर की तरफ से उनको जीवित ही कंधों में चढ़वाया गया था, तो तब मलेरकोटला के नवाब मोहम्मद शेर खान है, अब जिसके नाम पे अब सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है। उन्होंने जो सरहद के नवाब थे वजीर खान, उनको कहा कि आपकी दुश्मनी गुरु गोबिंद सिंह के साथ हो सकी, लेकिन उनके बच्चों को छोटे, जिनकी उम्र महज 6 साल और 9 साल की आयु थी, उनको आप कंधों में चढ़वाया जाते। आपकी इस कह सकते कि वो इतनी दुख या इतने बड़े कह सकते कि पाप के साथी नहीं बन सकते। तो ये एक कह सकते कि 1616 से ही ये ईस्वी से ही सिख समुदाय और मुसलमान भाईचारे की मलेरकोटला की इतनी बड़ी सांझ है। तो शायद योगी आदित्यनाथ को सांझ के बारे नहीं पता, इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया। लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के मन में मिनॉरिटी के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है। लेकिन साथ में अगर हम देखें कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, क्या उस पर इस तरह की कोई टिप्पणी का कोई असर देखने को मिल सकता है? लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। राजधानी लाइव में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगतार सिंह भुल्लर लगातार बने हुए हैं। जगतार सिंह भुल्लर, आने वाले विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो पंजाब में बीजेपी की टिप्पणी किस तरीके से देखी जाएगी? पहले से किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी खतरे में है, लेकिन इस तरह की जो टिप्पणी जब आ रही है और क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो हमारा संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि बड़ा विवाद देखने को मिल रहा था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के द्वारा ये टिप्पणी की गई थी कि योगी आदित्यनाथ को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन साथ में अब इसको लेकर आने वाले समय में क्या कुछ प्रभाव देखने को पंजाब के अंदर मिलेंगे, ये भी देखने बड़ी बात होगी। लेकिन साथ में आपको ये भी बताते चलें कि तमाम दल, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी या फिर शिरोमणि अकाली दल की हम बात करें तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार ये हमला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंजाब के मामले में दखल ना दें, पंजाब के इतिहास की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं है। तो इस तरह की जो टिप्पणी है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा और शिरोमणि अकाली दल के द्वारा दी गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, नाराजगी व्यक्त की है। तो वहीं दिल्ली में कोविड-19 टीके की कमी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार ने डॉक्टर रेड्डी लैब को रूस में विकसित कोविड-19 टीके स्पुतनिक वी की 67 लाख खुराक की आपूर्ति करने के लिए लिखा है। आपको बता दें कि डॉक्टर रेड्डी ने शुक्रवार को स्पुतनिक वी को देश में लॉन्च किया है। यह पहला विदेश निर्मित कोविड-19 टीका है जिसका इस्तेमाल देश में किया जा रहा है। केजरीवाल की घोषणा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा पिछले सप्ताह किए गए दावे के बाद आई है। सिसोदिया ने कहा था कि कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने राष्ट्रीय राजधानी को अतिरिक्त खुराक देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा कि हमने 67 लाख खुराक कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मांगी है और भारत में स्पुतनिक के डीलर डॉक्टर रेड्डी को इतनी संख्या में खुराक के लिए लिखा है। उन्होंने बताया कि अभी डॉक्टर रेड्डी के जवाब का इंतजार है। केजरीवाल ने कहा कि हमने उनसे पूछा है कि वो कितनी खुराक और कितने समय में उपलब्ध करा सकते हैं। अब तक उनकी तरफ से जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि कई देशों का अनुभव दिखाता है कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण से कोरोना वायरस के संक्रमण को कम से कम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि टीके की उपलब्धता बढ़ाने के लिए देश में टीकाकरण अभियान गति पकड़ेगा। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। राजीव, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हम बात करें तो उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने बाहर से वैक्सीन मंगाने की जो बात कही है, क्या कुछ है पूरा मामला है, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें, दिल्ली सरकार ने वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें जो आ रही थी उसके लिए कहीं ना कहीं अब कहते सफेद जो वैक्सीन है रूस की वो कहीं ना कहीं मंगाने की बात की गई है। यहाँ तक कि जो डॉक्टर रेड्डी हैं उनको भी एक पत्र लिखा गया दिल्ली सरकार के द्वारा कि वो वैक्सीन कितनी दे सकते हैं, कितनी मात्रा में दी जा सकती है और उसका क्या प्राइस होगा, ये सारी बातें उस पत्र के अंदर लिखी गई हैं। और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि वैक्सीन का जो प्रक्रिया है उसको दिल्ली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और ताकि जो लोगों को, जनता को वैक्सीन का टीकाकरण लगाया जा सके। मगर जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं इसमें राजनीति होती नजर आ रही है, क्योंकि खुद मनोज तिवारी ने स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस समय ऑक्सीजन को लेकर भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन है, उसके बाद में कहा गया ऑक्सीजन नहीं है और लगातार केंद्र सरकार से गुहार की गई कि ऑक्सीजन उनको दी जाए। फिर वैक्सीन को लेकर कहा गया कि वैक्सीन भी केंद्र सरकार दे रही है, मगर फिर बाद में कहा गया कि वैक्सीन
हमारे पास खत्म हो रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और वैक्सीन दे, मगर कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया के अंदर कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले कहा गया था कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन खत्म हो चुकी है, 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं मिल रही है, और अब रूस की जो स्पुतनिक वैक्सीन है वो भी कहीं ना कहीं मंगाने की बात की जा रही है। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जो डॉक्टर रेड्डी है उनको भी पत्र के माध्यम से ये कहा गया है कि आप स्पष्ट बताइए कि कितनी मात्रा के अंदर वैक्सीन दी जा सकती है और कितनी मात्रा के अंदर वैक्सीन दिल्ली के अंदर मिलेगी। मगर ये तरीका अभी जो डॉक्टर रेड्डी है उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा है, मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति की जरूरत की जा रही है। जिस तरीके से मनोज तिवारी ने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, बल्कि उनका ध्यान लोगों की जान बचाने का नहीं है। जी और राजीव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि स्पुतनिक वी की जो ये डोज मंगाई जा रही है, इसको लेकर सरकार को क्या उम्मीद है कि कब तक उन्हें जवाब मिलेगा और कब तक वो डोज दिल्ली वासियों को मिल पाएंगी? देखिए, बिल्कुल बात करें जिस तरीके से रूस की वैक्सीन की, तो वैक्सीन कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर मिलेगी जरूर, मगर कब तक मिल पाएगी यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी की तरफ से भी ये स्पष्ट नहीं किया गया कि कब तक दिल्ली के अंदर वैक्सीन मिलेगी, कितनी मात्रा के अंदर मिलेगी और कितने डोज दी जाएंगी। मगर अभी तक कहीं ना कहीं आसार बिल्कुल साफ होते नजर आ रहा है कि वैक्सीन जरूर मिलेगी, उसमें थोड़ी बहुत देरी जरूर हो सकती है, मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार जानती है कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों के लिए घातक है और इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी सोचा जा रहा है और तीसरी लहर से बचने के लिए पहले से पहले इंतजाम किया जा रहा है। इसीलिए दिल्ली के अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, लगातार कोशिश की जा रही है, पीपी किट बढ़ाई जा रही है और लगातार केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का सहयोग देती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर राजनीति की जा रही है, वो वैक्सीन को लेकर राजनीति इस समय नहीं होनी चाहिए। यही चीज मनोज तिवारी ने भी कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें लोगों की जान बचानी चाहिए और लोगों का ध्यान जो है उस तरफ ही है। लोग बाग अपना चाहते हैं कि सरकारें कुछ काम करें और सरकारें लोगों की जान बचाएं। अब देखना होगा क्या राजनीति की जाएगी या फिर लोगों की जान बचाई जाएगी। जी और राजीव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि दिल्ली में फिलहाल कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन मिल पाई है, और अगर हम कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की हम बात करें, तो वहां से कितनी डिमांड दिल्ली सरकार ने की है? देखिए, बिल्कुल बात करें जिस तरीके से वैक्सीन की, तो वैक्सीन की प्रक्रिया बिल्कुल जारी है और लगातार कोशिश की जा रही है कि और ज्यादा संख्या के अंदर लोगों को वैक्सीन दी जाए। मगर जिस तरीके से मात्रा की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी 45 साल से ऊपर के लोगों को लगभग 90% के करीब वैक्सीन लग चुकी है। और बात करें 18 साल के लोगों की, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है बढ़ोतरी हो, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं वैक्सीन की थोड़ी बहुत कमी जरूर देखने को मिली थी। और वैक्सीन की जो प्रक्रिया यानी कि जो 1 मई से स्टार्ट करनी थी वो कहीं ना कहीं 3 मई से स्टार्ट की गई और उसके बाद में कहीं ना कहीं वैक्सीन खत्म बताई गई, फिर दोबारा से वैक्सीन को स्टार्ट किया गया और लगातार अब कोशिश की जा रही है कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन का टीकाकरण बिल्कुल दिया जाए। मगर जिस तरीके से अब बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार खुद कोशिश कर रही है कि 18 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं टीकाकरण मुहैया कराया जाए। मगर इसीलिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार को पता है कि अगर तीसरी लहर का सामना होता है तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें आएंगी और वही चीज दिक्कतों से बचने के लिए अब दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है और केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है सभी राज्यों के साथ मिलकर काम करने की। मगर कहीं ना कहीं राजनीति जरूर की जा रही है, शायद आने वाले चुनाव के समय इसीलिए मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। मगर ये समय लोगों की जान बचाने का है, अस्पतालों के अंदर सुविधाएं देने का है, यहाँ तक कि लोगों को वैक्सीन का टीकाकरण देना है ताकि कोरोना जैसी महामारी से बच सके। मगर कहीं ना कहीं इसमें अभी भी राजनीति की जा रही है और राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें। जी राजीव, अगर हम ये भी समझने की कोशिश करें कि अगर मानकर चलिए कि जल्द ही सरकार को जवाब मिल जाता है वहां से या फिर उन्हें नहीं मिल पाती है वैक्सीन, तो क्या सरकार इसके अलावा कहीं दूसरी देशों से जिनकी मंजूरी भारत को मिली है, क्या उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश कर सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक बात करें रूस की वैक्सीन की, तो वैक्सीन की तरफ से यानी कि डॉक्टर रेड्डी की तरफ से अभी स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया। मगर हाँ, ये जरूर है, आशंका जरूर है दिल्ली सरकार को कि वैक्सीन उनको जल्दी से जल्दी मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं और वैक्सीनों की तरफ या फिर और राज्यों की तरफ या फिर और देशों की तरफ भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कोशिश करेगी और उनकी भी वैक्सीन लेने की कोशिश करेगी। मगर देखना होगा कि वैक्सीन कब तक मिल पाएगी, क्योंकि अभी तक स्पुतनिक वैक्सीन जो है वो रूस की वैक्सीन है और उसको कहीं ना कहीं जनता तक मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। मगर ये तो बात करें जो भारतीय विदेशी स्वदेशी वैक्सीन है उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, लगातार इस प्रक्रिया को बढ़ाया भी जा रहा है और दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश के साथ साथ ये भी कह रही है कि हर 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएंगे और लोग जो 18 साल से नीचे के लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी ताकि तीसरी लहर से बचाव हो सके। जी
राजीव, अभी मौजूदा स्टॉक की हम बात करें तो दिल्ली में क्या मौजूदा स्टॉक कितना बचा है, किस तरीके से, कितने दिन की उनके पास अभी जो अभी उपलब्धता वैक्सीन की है, और साथ में जो लोग 45 साल से ऊपर के लोग हैं उन लोगों का वैक्सीनेशन किस तरीके से चल रहा है, 18 साल से ऊपर के जो 44-45 साल तक के लोग हैं उनके वैक्सीनेशन की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है दिल्ली में? देखिए बिल्कुल ताज, जिस तरीके से बात करें 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए, बिल्कुल 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए तमाम सरकारी अस्पतालों की बात करें या प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, सबके अंदर नॉर्मल तरीके से, यानी कि किसी को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जाएं अपना आधार कार्ड लेके और वहां पर अपना स्लिप भरें और स्लिप भरने के बाद में अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने के बाद में अपना डोज लगवा सकते हैं। मगर बात करें जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए भी कोशिश की जा रही है, मगर अभी तक वैक्सीन जरूर मिल चुकी है दिल्ली सरकार को, मगर दिल्ली सरकार अभी ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि वैक्सीन उनके पास कितने दिनों की बची हुई है। मगर लगातार कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जा रही है, मगर उसके अंदर कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का जो सहयोग है या फिर तालमेल है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें कर रहा है और उसकी वजह से ही जनता को दिक्कतें हो रही है। मगर हम यही कहेंगे कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करें ताकि जनता का, लोगों को बचाया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े, उन्होंने पूरी जानकारी साझा की। साथ में रुक करते हैं अब महाराष्ट्र का। देश को लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच डॉक्टरों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जो लगातार कोरोना की चपेट में हैं। उनमें से एक महाराष्ट्र का बुलढाना जिला है जहां अभी तक कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है, जिसे लेकर डॉक्टरों में काफी दिनों से नाराजगी चल रही थी। आखिरकार 13 डॉक्टरों ने मंत्री राजेंद्र को अपना इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। आपको बता दें कि ये इस्तीफा उन लोगों ने बड़ी मजबूरी में दिया है। आपको ये भी बताते चले कि मंत्री राजेंद्र शिगड़े के हाथों में अपने पद का इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टरों की माने तो जिले में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी है। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार लोगों को और जिला प्रशासन से बार बार कहने के बावजूद भी व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं। हालात ऐसे हैं कि परिजनों के साथ हर दिन झगड़े हो रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन और इंजेक्शन की वजह से ज्यादातर मरीजों की मौत अस्पतालों में हो रही है, जिससे तंग आकर डॉक्टरों ने सरकार के मंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब ऐसे में उद्धव सरकार किस तरीके की भूमिका तैयार करती है और क्या इन डॉक्टरों को आनन फानन में वापस ला पाती है और बुलढाना अस्पताल के बिगड़ते हालात को सुधार पाती है, ये देखने वाली बात होगी। आम्ही मग त्याच्यासाठी आम्ही बोलून बघितलं जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांना की हे सोशल मीडियावर असं पिळवणूक वगैरे असे शब्द डॉक्टरांसाठी नको, पण आम्हाला पाहिजे तसा रिस्पॉन्स तिकडनं आला नाही। आम्हाला त्या पद्धतीचं हँडलिंग, आम्हाला उलटी अपमानास्पदच वागणूक तिथे मिळाली जी की आम्हाला बिलकुल म्हणजे आम्हाला मनाला लागणारी होती। मग आम्हाला आमचं ऐकेल कोण, म्हणून मग आम्ही सगळ्यांनी माननीय आपले पालकमंत्री शिंदे साहेबांकडे आमचे की आता आम्हाला अशा वातावरणात की आम्ही जायचं कुठे, आणि आमचं तर म्हणजे आम्ही कुणी ऐकायला पण आम्ही इतक्या इमानदारीने काम करतोय तरी सुद्धा आम्हाला जर का पिळवणूक, लुटारू आणि काळा बाजार असे शब्द आमच्यासाठी वापरतात तर आम्हाला हे कुठेतरी थांबवावं लागेल, नाही तर आम्हाला मग नाही थांबवता येत तर मग आम्ही काम नाही करू शकत। तो डॉक्टरों की नाराजगी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके हर रोज परिजनों के साथ उनका हंगामा उन्हें झेलना पड़ता है क्योंकि उनके पास वैक्सीन, वहां पर उनके पास ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जरूरी चीजें उनके पास नहीं होती, जिसके चलते वहां लोगों की जान चली जाती है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों का यह भी आरोप है कि उनके ऊपर नेता जो दबाव बनाते हैं, इस तरह की स्थिति भी है। लेकिन अब ऐसे में 13 जो डॉक्टर हैं उन लोगों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस तरह के हालातों से किस तरीके से निपटती है। इतनी भारी संख्या में डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है, इसको लेकर क्या कदम उठाती है। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि लगातार न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में ऑक्सीजन की और साथ में डॉक्टरों की खासा कमी देखने को मिलती है और इस बीच महाराष्ट्र से ऐसी तस्वीरें विचलित करने वाली है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, 13 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है सरकार के मंत्री को, क्या कुछ ये पूरा मामला है, एक बार विस्तार से बताएं। जी मोहित, बिल्कुल सही कहना है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना की ये घटना है जहां पर डॉक्टर लगातार जिला अधिकारी और प्रशासन से मांग कर रहे थे कि उनके अस्पताल को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन सही समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जान जा रही है। लगातार परिजनों की तरफ से अस्पताल के बाहर हंगामा किया जा रहा है और यही वजह है कि आखिर डॉक्टरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
एक बात और हम समझने की कोशिश करें मुरारी सिंह कि जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं महाराष्ट्र के कई जिलों के अंदर, वहां पर डॉक्टरों की किस तरह की स्थिति है? क्या वहां पर तमाम डॉक्टरों के ऊपर इस तरह की स्थिति है? जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, दबाव उनके ऊपर जो ऊपर है वो इसी तरीके से है क्या? जी मुरारी सिंह, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हमारा संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारे संवाददाता ने बताया कि किस तरीके से जो दबाव के चलते प्राइवेट अस्पताल जो है उन्हें ये नुकसान झेलना पड़ रहा है, उन्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर ना तो ऑक्सीजन पहुंच पाती है समय पर, ना ही रेमडेसिविर जैसी जरूरी जो इंजेक्शन है, दवाइयां हैं वो वहां नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते उन्हें हर रोज परिजनों का जो हंगामा झेलना पड़ता है। और ये सिर्फ 1 या 2 जिलों की तस्वीर नहीं है, महाराष्ट्र के कई जिलों में इस तरह के हालात हैं, क्योंकि लगातार कोरोना का जो प्रसार है वो अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार ये प्रसार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोगों को असुविधाएं हो रही है, तो वहीं डॉक्टरों के ऊपर भी लगातार जो दबाव वो बढ़ता नजर आता है, जिसके चलते उन्हें लोगों का गुस्सा झेलना पड़ता है। इस तरीके के लोगों की जान जा चुकी है, जिसके चलते परिजनों ने अस्पताल परिसर के बाहर खासा हंगामा भी किया। तो मुरारी सिंह एक बार फिर से हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, और बाकी जिलों की स्थिति हम समझने की कोशिश करें, वहां किस तरह की स्थिति है इस तरह के मामले को लेकर? देखिए, ऑक्सीजन की बात करें या वैक्सीनेशन सेंटरों की, तो हर जगह पर हालात खराब है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार ने 18 साल से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन रोका है, वहीं 44 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन के लिए दरबदर की ठोकर खानी पड़ रही है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, और साथ ही साथ जिस तरीके से राजनेताओं का दबाव है, प्राइवेट अस्पताल जिस तरीके से डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ऐसे में हालात बिगड़ सकते हैं। उद्धव सरकार को तत्काल इस मामले में गंभीरता लेना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र का बुल्ढाना लगातार कोरोना संक्रमण से पीड़ित है और मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार वहां बढ़ रहा है। जी मुरारी सिंह, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि आपकी बातचीत हुई उन डॉक्टरों से, निजी अस्पतालों की जो मालिक हैं उनसे भी बातचीत हुई, और किस तरह की असुविधाओं का सामना सरकार के प्रति उनको करना पड़ रहा है, क्या उम्मीदें उन्हें सरकार से हैं? जी मुरारी सिंह, हमारा संपर्क फिर से उनसे टूट गया है, लेकिन मुरारी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता मुरारी सिंह जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बुल्ढाना जो जिला है महाराष्ट्र का, वो किस तरीके से जो परेशान है, किस तरीके से वहां पर जो निजी अस्पतालों के मालिक हैं, डॉक्टर हैं, वो परेशान हैं। वहां पर 13 डॉक्टरों ने एक साथ सामूहिक रूप से मंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, अपनी नाराजगी व्यक्त करने की कोशिश की है। और राजधानी लाइव में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। Federation of Private Schools and Association of Punjab, जिनसे रिलेटेड 6,500 स्कूल्स हैं, जो कि एजुकेशन देने के साथ साथ लाखों नौजवानों को रोजगार भी दे रहे हैं। प्राइवेट संस्थानों का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा है, लेकिन अब तक सरकार द्वारा इनको और इनमें काम करते प्रिंसिपल्स और टीचर्स को सम्मानित नहीं किया गया। ऐसे में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पंजाब की ओर से प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए स्टेट अवार्ड शुरू करने का डिसीजन लिया गया। फेडरेशन की ओर से स्टेट लेवल पर अवार्ड दिए जाएंगे। इनमें से पहले अवार्ड में स्कूलों के लिए 9 कैटेगरी रखी गई है और हर डिस्ट्रिक्ट के 2 अच्छे स्कूलों को हर कैटेगरी के लिए अवार्ड दिया जाएगा। पंजाब के 22 जिलों में हर जिले के 2-2 प्रिंसिपल, एक सीबीएसई बोर्ड और एक
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को डायनामिक प्रिंसिपल अवार्ड दिया जाएगा। यही नहीं, प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे और हर जिले से 5 टीचर्स को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 10th एंड 12th क्लास के अच्छी पोजीशन लेने वाले स्टूडेंट्स को प्राउड ऑफ पंजाब स्टेट लेवल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दे रहा फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पंजाब, वी बिल्ड चाइल्ड्स फ्यूचर।